साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल शोषित जंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके। आइए मिलकर कोहरा मचाएं कुछ को, आप जगाएं कुछ को हम जगाएं। ऐसे ही जोश और जज्बे के साथ जंतर मंतर पर जुटे बड़ी संख्या में लोग, किया गया क्रांति का आगाज। उठाई मदन लाल आजाद ने आवाज, लगाई न्याय की गुहार। जल्दी भुगतान कराओ सरकार, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार की दरकार। भुगतान करो या सत्ता छोड़ो महापंचायत का आयोजन। दिल्ली के राष्ट्रीय धरना स्थल जंतर मंतर पर किया गया कार्यक्रम का आयोजन। धरना प्रदर्शन में शामिल हुए बड़ी संख्या में ठगी पीड़ित लोग। हुआ जमकर विरोध प्रदर्शन। नारेबाजी के बीच गुस्से में तमतमाई नजर आई ठगी पीड़ित जमाकर्ता। भारत एवं राज्य सरकारों द्वारा भुगतान की गारंटी के अधिकार, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 का पालन न करने के विरोध में किया गया धरना प्रदर्शन। ज्ञात रहे पल्स जैसी कई कंपनियां पोंजी स्कीमों के तहत आम गरीब जनता की खून पसीने की कमाई का करोड़ों रुपए डकार चुकी है, जिनसे ठगी के शिकार लोग दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो रहे हैं। पोंजी कंपनियों की ठगी के शिकार बड़ी संख्या में लोग पहुंचे दिल्ली के धरना स्थल जंतर मंतर और लगाई शीघ्र भुगतान कराने की सरकार से गुहार। ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार जब तक संगठन के तत्वाधान में जंतर मंतर पर किया गया विरोध प्रदर्शन। जब तक संगठन के राष्ट्रीय संयोजक मदन लाल आजाद और राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव शास्त्री के नेतृत्व में किया गया जोरदार धरना प्रदर्शन। धरना प्रदर्शन में देश भर से पहुंचे बड़ी संख्या में ठगी पीड़ित परिवार। दिया गया सरकार को ज्ञापन। ज्ञात रहे ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार संगठन से जुड़े ठगी पीड़ित निवेशकों और जमाकर्ताओं ने अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 की अनुपालना और देश के 42 करोड़ से ज्यादा ठगी पीड़ितों का भुगतान कराने के लिए गत 15 नवंबर 2024 को चंबल तट जैतपुर मुरैना से संसद भवन दिल्ली के लिए पदयात्रा आरंभ की थी, जो गत 25 नवंबर 2024 को दिल्ली के जंतर मंतर पर विशाल धरना प्रदर्शन में तब्दील हुई। शहीद बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को शुरू की गई पदयात्रा मुरैना, आगरा, मथुरा, वृंदावन, पलवल, फरीदाबाद के रास्ते बदरपुर होते हुए जंतर मंतर दिल्ली पहुंची, जहां बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए और एक विशाल महापंचायत का आयोजन किया गया। पदयात्रा के दौरान ठगी पीड़ित परिवार जमाकर्ता संगठन के पदाधिकारियों ने अलग अलग जिलों के कलेक्टर और पुलिस प्रमुखों को अपनी मांगों का ज्ञापन भी सौंपा। देखिए जब तक संगठन के धरना प्रदर्शन से जुड़ी शोषित जंग न्यूज की खास रिपोर्ट। और अब हमें जो लड़ाई लड़नी है विशेष प्रकार से इसी के ऊपर लड़नी है, क्योंकि सरकार ये तो मान चुकी है कि आपका जो आवेदन जमा करने का जो हक है वो जो है जायज है, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। सरकार ने ये स्वीकार कर लिया है कि आपके आवेदन जो है लेने स्वीकार कर दिए हैं। अब हमें जो लड़ाई लड़नी है इसी पर लड़नी है कि हमें जो है जो आवेदन हमारे जमा हुए हैं इस पर सरकार से मांग कीजिए। जिस जिस क्षेत्र में जहाँ जहाँ भी हमारे आवेदन जमा हुए हैं सब के सब एक साथ आवाज उठाइए और बताइए कि हमारे आवेदनों पर अब तक आपने क्या कार्रवाई की है, क्यों नहीं इस पर कार्रवाई की गई है। यदि आपने आवेदन लिए हैं तो क्यों लिए हैं, और जब लिए हैं तो हमारा भुगतान क्यों नहीं किया जा रहा है। इस पर आवाज उठानी पड़ेगी सभी साथियों को, क्योंकि इतना तक सरकार मान चुकी है कि इनके आवेदन जो है
ठीक है और हमें स्वीकार भी कर लिया है सरकार ने। यदि सरकार ने आवेदन लेना स्वीकार कर दिया है तो अब सरकार का कर्तव्य बनता है कि वो भुगतान देना भी आरंभ करे। और इसके लिए आप सबको एक आवाज उठानी पड़ेगी, अपने अपने क्षेत्रों में ये आवाज उठानी पड़ेगी कि जितने भी जहां भी हमारे आवेदन जमा हो चुके हैं उन आवेदनों पर शीघ्र कार्रवाई हो। और यदि नहीं होती तो फिर हमारे पास दूसरा विकल्प भी है, फिर हमारे में उधम सिंह बन जाएंगे, हमारे में सुभाष चंद्र बन जाएंगे, हमारे में चंद्रशेखर आजाद बन जाएंगे। फिर आपको जो है सरकार को झुकना पड़ेगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ साथियों कि अब क्योंकि सरकार मान चुकी है कि ये आवेदन जो है ठीक है और आवेदन जब जमा हो चुके हैं तो इस पर भुगतान सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व बनता है। और मोदी सरकार को हम ये निवेदन करते हैं, यहाँ मंच से घोषणा करते हैं, मोदी सरकार शीघ्र जो है भुगतान प्रारंभ कराए। यदि नहीं कराती है तो फिर और विकल्प भी हमारे पास है। आज नहीं तो कल सरकार मोदी सरकार को सत्ता छोड़नी होगी। ये आपको हमारा जो है दायित्व बन जाता है मोदी सरकार से जो है सत्ता छुड़ाने का। और इसके लिए जितने भी अधिक से अधिक संख्या में आप लोग एकत्रित होंगे उतना ही मोदी सरकार को जो है झुकना पड़ेगा और हमारा भुगतान करना पड़ेगा। क्योंकि हम सीधी सी लड़ाई है कि जब सरकार ने मान लिया है कि भाई आपके आवेदन हमने जमा कर दिए तो जमा करके भाई रख क्यों दिए, इस पर क्यों प्रोसेसिंग नहीं चल रही है, क्यों कार्रवाई नहीं चल रही है। आप कैसे सरकार में बैठे हुए हैं, ऐसे निकम्मी सरकार को जो है सरकार में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए हम सबका एक दायित्व बनता है, एक कर्तव्य बनता है कि जहां जिस क्षेत्र में आवेदन जमा हो चुके हैं सभी अपने अपने क्षेत्रों में जहां भी जिस कार्यालय में जमा किए हैं, डीएम कार्यालय में चाहे तहसील कार्यालय में, वहां उनसे मांग करें कि हमारे आवेदन पर अब तक आपने क्या कार्रवाई की है। ये आप सभी का दायित्व बनता है। लिखित में लीजिए कि हमारे यहाँ आप क्या काम कर रहे हैं, अब तक इस पर क्या कार्रवाई करी है आप, और यदि नहीं की है तो क्यों नहीं की है। ये प्रश्न आप पूछिए और जब ये प्रश्न आप पूछेंगे तो अवश्य ही जो है जो भी सरकार में बैठे हुए हैं इनको फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन बात यह है कि हम भी जो है हमारे भी बहुत सारे साथी आवेदन जमा करके ये सोच बैठे कि बस अब तो सरकार का दायित्व बन गया, अब सरकार देगी हमारा पैसा, हम तो घर बैठे, इसलिए उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि भुगतान सुनिश्चित हो तो जहां जहां आवेदन जमा हो चुके हैं वहां आवेदन के लिए कार्रवाई की मांग कीजिए और जहां आवेदन जमा नहीं हुए हैं वहां आवेदन जमा करने की मांग उठाइए। प्रत्येक जगह जिले में प्रत्येक क्षेत्र में जो है आवेदन होने चाहिए। जहां नहीं हुए वहां सब एक साथ मिलकर के सब लोग एकत्रित होकर के चाहिए और वहां आवाज उठाइए कि यहाँ आवेदन हमारे जमा होने चाहिए। और जहां हो चुके हैं वहां जो है आगे की कार्रवाई के लिए आवाज उठाइए तो आपका भुगतान हो जाएगा। ऐसे इधर उधर भटकने से, इधर उधर की बातें करने से कोई बात बनने वाली नहीं है। इसलिए जहां भी आवेदन जमा हो चुके हैं वहां जो है सब लोग एक साथ आवाज उठाइए। हमारे आवेदन आपने जमा किए हैं तो क्यों किए हैं, और जब जमा किए हैं तो आप इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं, इस पर आप सबको आवाज उठानी चाहिए। हम ऐसे धार्मिक, ईमानदार, गौरवशाली राष्ट्र के नागरिक होते हुए भी आज ठग और बेईमानों के खूनी चंगुल में फंस गए हैं और हमारे इस दर्द को, पीड़ा को कोई सुनने वाला नहीं है। ये स्थितियां क्यों बन गई साथियों, तो जब इस पर हम गंभीरता से विचार करते हैं, पीछे देखते हैं तो आभास होता है, संकेत मिलता है कि हम भी कहीं न कहीं गलतफहमी का शिकार हुए और हमने देश में ऐसे शासकों को चुन लिया जिनके मन में, हृदय में अंश मात्र भी राष्ट्रभक्ति का अंश नहीं है। वो पूरी तरह से राष्ट्र के विरोधी हैं। हालांकि सुबह हमारे एसीपी साहब यहाँ जो अरेंजमेंट इंचार्ज हैं वो कह रहे थे साहब देश की सुरक्षा का सवाल है। उस वक्त मैंने उनके साथ बहस करना उचित नहीं समझा, लेकिन साथियों
हमारे देश की जितनी भी सुरक्षा एजेंसीज हैं, पुलिस फोर्स हैं, इन्फोर्समेंट एजेंसी हैं, या जो भी इन्फोर्समेंट एजेंसी हैं, प्रवर्तन एजेंसी हैं, या जो भी प्रशासन में हैं, उन सब ने देश का अर्थ गलत लगा लिया है। जैसे हस्तिनापुर के अंधे राजा को भीष्म ने, द्रोणाचार्य ने, कर्ण ने, कृपाचार्य ने हस्तिनापुर मान लिया था कि वो हस्तिनापुर है, जबकि वो हस्तिनापुर नहीं था, बेईमान था, भ्रष्ट था, पुत्र के मोह में अंधा था धृतराष्ट्र। वो हस्तिनापुर नहीं था। लेकिन शक्तिशाली लोगों ने, ताकतवर लोगों ने, जो उस वक्त अन्याय को रोक सकते थे, उस अंधे धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर मान लिया था। और उनकी इस मान्यता के कारण, भूल के कारण समूचा हस्तिनापुर नष्ट हो गया था, मिट्टी में मिला दिया गया था। वहां विधवाओं के अलावा कोई नहीं बचा था, केवल विधवाएं करुण क्रंदन करती थी। पुरुष नाम की एक चिड़िया नहीं बची थी उन महान पुरुषों की उस गलती के कारण। और यही गलती आज हिंदुस्तान की पुलिस, आर्मी, पूरा प्रशासन कर रहा है कि उसने एक बेईमान ठग शासक को देश का प्रतीक मान लिया है कि कोई उस पर कीचड़ उछालेगा, उसकी आलोचना करेगा, उसके झूठ को बताने का प्रयास करेगा तो वो देशद्रोही ठहरा दिया जाता है, जबकि वो देशद्रोही नहीं है। ये तो देशभक्ति की पराकाष्ठा है कि कोई अपने शासक को दिल खोलकर, छाती खोलकर ये कह रहा है कि ये ठग है, बेईमान है, इसको शासन में रहने का हक नहीं है, ये अपने बनाए हुए कानून की अनुपालना नहीं कर रहा। इसके कारण 5 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है, आत्महत्याएं कर ली हैं। 1250 सैनिक ऑन ड्यूटी सीमाओं पे मर गए ठगी प्रकरणों का शिकार बन जाने के कारण। एक डीजीपी ने सुसाइड किया, जो पुलिस का सबसे बड़ा ऑफिसर होता है। एक गवर्नर ने किया। एक सांसद ने स्वयं को गोली मार ली ठगी प्रकरणों का शिकार बन जाने के कारण। और इतने लोगों की पीड़ा जिस शासक को सुनाई नहीं दे रही, उसे केवल सुनाई दे रहा है तो ये कि उसकी कैबिनेट में बैठा हुआ वो कौन सा शेखावत है साथियों, संजीवनी वाला जो है, हमारे राजस्थान वाले साथी जानते होंगे उसका नाम, गजेंद्र सिंह शेखावत। उसको ईमानदार लगता है जिसने 20 लाख से ज्यादा लोगों को संजीवनी नाम की कंपनी बनाकर ठगा उसे। और ये अमित शाह ईमानदार लगता है, अपना गृह मंत्री, जिसने नोटबंदी के समय हजारों करोड़ रुपए जो है गबन किया देश का, जिसने तमाम क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी स्वयं और अपने नातेदार रिश्तेदारों से बनवा कर देश के लाखों लोगों का खून चूसा है, उनका पैसा हड़पा है। ऐसा प्रधानमंत्री है बेईमान, ठग और भ्रष्ट साथी, जिसके दिल में कोई रहम नहीं है आपके प्रति, देश के प्रति कोई निष्ठा नहीं है उसकी। और ऐसे प्रधानमंत्री के प्रति, ऐसे शासन के प्रति अगर देश के फौज, सेना, पुलिस, प्रवर्तन एजेंसी, प्रशासन में बैठे हुए लोग समर्पण कर दें, सत्य का साथ ना दे सके, उसे ये ना बता सकें कि जनता में तेरे प्रति ये भाव आ रहा है, भले ही ईडी और सीबीआई के भय से, तो सिर्फ राहुल गांधी डरता होगा, अखिलेश डरता होगा, माया डरती होगी, ममता डरती होगी, या कोई ठाकरे डरता होगा, कोई लालू डरता होगा, या कोई नीतीश डरता होगा, या वो क्या नाम है उसका आंध्र प्रदेश वाले का, चंद्रबाबू नायडू डरता होगा। लेकिन ये जो ठगी पीड़ित हैं, जो जमीन पर बैठे हैं, ये देश के सच्चे भक्त हैं, पीड़ित हैं, ये तुझसे नहीं डरते, चूंकि इन्हें ना तू सीबीआई की गिरफ्त में भेज सकता है, ना इनके ईडी भेज सकता है, ना इनके पास किसी के काला धन है, ना इन्होंने कोई डकैती मारी है, ना कुछ नहीं किया है। हम सब ईमानदार राष्ट्रभक्त हैं साथियों, इसलिए किसी को भयभीत होने की जरूरत नहीं है, किसी मोदी से, अमित शाह से, किसी पुलिस से। बहुत उत्पीड़न सह लिया है आपने सबने कि जरा सा कोई निवेशक थाने पहुंच जाए आपकी शिकायत लेकर के, साहब इस एजेंट ने मेरा पैसा जमा करवाया था और पैसा वापस नहीं दे रहा, तो ये मोदी की पुलिस, योगी की पुलिस, मोहनलाल यादव की पुलिस, और वो कौन सा शर्मा है, कौन सा सिद्धारमैया है, पूरे देश की पुलिस लठ लेकर, डंडा लेकर आपके पीछे पड़ जाती है कि पकड़ लो एजेंट के पास जो गुर्दे हैं उन्हें भी निकाल के बेच दो, इसकी भैंस छिनवा दो, इसका खेत बिकवा दो, इसके कपड़े उतरवा लो, इसकी जेब में जो कुछ भी है वो सब छीन लो। ये स्थिति है देश के एजेंटों की, इसलिए 5 लाख लोगों ने सुसाइड किया है। इन परिस्थितियों को साथियों चेंज करना है, बदलना है, और ये तब बदली जाएंगी जब आप सब भयमुक्त हो जाओगे, भयभीत नहीं रहोगे। और भयमुक्ति का सबसे बड़ा सरल मंत्र यही है
कि आप सब सत्य का साथ दें, सत्य का शोधन करें, सत्य बोलना सीखें और इस सच्चाई को आज जान लें कि जब तक देश में ये बेईमान पॉलिटिकल सिस्टम मौजूद है तब तक ये आपका पैसा वापस नहीं करेगा, तब तक आपको सुरक्षा सम्मान नहीं देगा और तब तक आपके जो भी अधिकार हैं वो आपको नहीं मिलेंगे और आपका भविष्य सुरक्षित नहीं रहेगा, ये तय है। तो फिर सवाल आता है कि इस बेईमान सिस्टम को हम कैसे खत्म करें, जिस सिस्टम को देश के उद्योगपति खत्म नहीं कर पा रहे, जिस सिस्टम को देश के राजनीतिक दल विरोध में जो बैठे हुए हैं वो खत्म नहीं कर पा रहे। और सिस्टम खत्म करना तो बड़ी बात है, राजनीतिक दल तो आपके पक्ष में एक शब्द भी कहीं बोल नहीं पाते हैं, उथली पुथली बातें बोलते हैं। बहुत सारे सांसद पार्लियामेंट में ठगी पीड़ितों की बात करते हैं, कोई पीएचईएल की बात करता है, कोई सहारा की बात करता है, कोई टोगो की, कोई जीसीए की, कोई समृद्धा की, कोई साईं प्रसाद की, कोई लेना की देना की, कोई एलईसीसी की भी करेगा, कोई सागा की भी, कोई ट्रिनिटी की भी, कोई किसी और की भी। लेकिन जो एक मूल सवाल है जो पार्लियामेंट में पूछा जाना चाहिए प्रत्येक सांसद के द्वारा कि ये सरकार उस कानून की अनुपालना क्यों नहीं कर रही जिस कानून को इस सरकार ने भुगतान की गारंटी के अधिकार का नाम देते हुए स्वयं बनाया था और ये कहा था कि बर्ड्स एक्ट के माध्यम से पूरे देश भर में तमाम ठगी पीड़ितों का पैसा वापस किया जाएगा, उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना। इस विषय पर साथियों राहुल गांधी का मुंह सिला हुआ है, अखिलेश का सिला हुआ है, माया ममता दीज दैट जितने भी हैं सबका सिला हुआ है, कोई नहीं बोलता। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इस विषय पर मौन धारण कर लेते हैं, कोई नहीं बोलता। तो उनकी इस चुप्पी का अर्थ आपको समझ लेना चाहिए कि ये सब ठग हैं, बेईमान हैं और ये आपका पैसा नहीं देना चाहते। अब इसका उपाय क्या है साथियों? जब पूरा पॉलिटिकल सिस्टम आपके पक्ष में नहीं बोलता, सरकार आपका पक्ष में नहीं बोलती, वो आपका भुगतान नहीं करना चाहती, देश का बेईमान गृह मंत्री इस कानून के होते हुए सहारा के विक्टिम्स के लिए गैर कानूनी रूप से, असंवैधानिक रूप से सहारा सीआरसी पोर्टल खोल देता है। सीआरसी एक्ट में कहीं नहीं लिखा साथियों कि सीआरसी किसी का पैसा वापस करेगा। मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 में ये व्यवस्था है कि सीआरसी अगर ये पाता है कि कोई क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ठीक से रन नहीं कर रही, जनता का पैसा वापस नहीं कर रही, तो वो उस पर लिक्विडेटर अपॉइंट करेगा। ये व्यवस्था नहीं है कि देश का गृह मंत्री कानून की, संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए उस सीआरसी में कोई पोर्टल लॉन्च करवा देगा ताकि सहारा के पीड़ितों को गुमराह किया जा सके, उन्हें बर्ड्स एक्ट आंदोलन में सम्मिलित होने से रोका जा सके। अमित शाह का ये गैर कानूनी काम है साथियों। इसीलिए मैं कहता हूं, हमारे साथी भी कह रहे थे कि हमें प्रधानमंत्री नहीं मानते, गृह मंत्री नहीं मानते। हम इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि कानून की कुर्सियों पर बैठे हुए लोग अगर कानून की अनुपालना नहीं करेंगे, कानून का उल्लंघन करेंगे, तो वो केवल और केवल अपराधी हैं, ठग हैं, बेईमान हैं। भले ही उनको तमगा किसी को प्रधानमंत्री का मिल गया हो, किसी को गृह मंत्री का, किसी को वो क्या नाम है उस ठगड़ी का, वित्त मंत्री है जो सीतारमण, वित्त मंत्री का मिल गया हो, चाहे किसी को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का मिल गया हो या किसी को किसी और का, वो केवल तमगे हैं। और तब तक हैं वो तमगे जब तक आप सत्य से परिचित नहीं है, सत्य को समझ नहीं पा रहे कि ये जो देश के शासक हैं ये सब आपके नौकर होते हैं, देश के मालिक केवल आप होते हो। लेकिन हमारे पुलिस बलों ने, फौज ने इन ठगों को, बेईमानों को देश का प्रतीक मान लिया है और ये उसी तरह सर्वनाश करवा देना चाहते हैं जिस तरह हस्तिनापुर का कभी सर्वनाश हो गया था साथियों। और मुझे लगता है, कई बार लगता है कि परिस्थितियां उसी ओर बढ़ रही हैं, इसलिए कोई आपकी पीड़ा को सुन नहीं रहा। भगवान श्री कृष्ण जब अंतिम बार गए शांति प्रस्ताव लेकर के हस्तिनापुर में अंधे राजा की सभा में, तो उन्होंने कहा कि दे दो केवल 5 गांव, रख लो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असन उठाएंगे। तो जानते हो दुर्योधन ने क्या कहा कि तू 5 गांवों की बात करता है ग्वाले,
मैं तुझे सुई की नोक बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। अगर तुझे हस्तिनापुर या इंद्रप्रस्थ में से कुछ चाहिए तो लड़के ले ले। जो अहंकार दुर्योधन के सिर पर सवार हो गया था, वही अहंकार नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राहुल गांधी, अखिलेश, माया, ममता, इन सबके सिर पर सवार हो गया है। और ये सर्वनाश की तैयारी करवा बैठे हैं कि बिना लड़े ये आपको सुई की नोक के बराबर भी पैसा आपका वापस नहीं करेंगे। केवल आपको गुमराह करते रहेंगे, जुमलेबाजी करते रहेंगे, आपका भुगतान नहीं करेंगे। और साथियों, अगर भुगतान लेना है, सुरक्षा सम्मान प्राप्त करना है, इस देश को ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करना है, तो आपकी संख्या यहाँ जितने भी लोग बैठे हो पर्याप्त है, कोई कम नहीं है, बहुत संख्या है आपकी। आप उस देश के नागरिक हो जिस देश के 2 लोगों ने 24 घंटे के अंदर हिंदुस्तान से लेकर ईरान तक गणेश जी की प्रतिमा को दूध पिला दिया था। अगर आप संकल्प लोगे तो 2 दिन का खेल है, 2 दिन में भुगतान हो जाएगा। आप उखाड़ कर फेंक दोगे हजारों नरेंद्र मोदियों को, हजारों राहुल गांधियों को, हजारों अमित शाहों को। इन्हें झुकना पड़ेगा, आपके चरण चूमने पड़ेंगे, माफी मांगनी पड़ेगी और इन्हें आपका पैसा 2 से 3 गुना नहीं 10 गुना देना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए आपको सबको ईमानदारी से प्रयास करना होगा, संकल्प लेना होगा, भयमुक्त होना होगा और घर घर जाकर निवेशकों को जगाना होगा। बूथ स्तर पर कमेटियां बनाइए सब लोग। चूंकि आज हम पार्लियामेंट तक तो पहुंच गए थे, आपने सबने देख लिया है। 84-85 दिन पूरे देश में आपका धरना प्रदर्शन चल रहा है सहयोग आंदोलन के रूप में। 10 दिन चंबल से लेकर यहां तक पदयात्रा भी हो गई है। हमारा वजन भी कम हो गया होगा, आप लोगों को दिख रहा होगा कि हम पहले थोड़ा सा भारी हुआ करते थे। तमाम प्रयास करके देख लिए हैं हमने शांति के। हमने कई लोग कहते थे, हमारे साथी, हमारे जिला अध्यक्ष हरिद्वार बीजेपी के नेता हैं यशमोद भाई और बहुत सारे लोग हैं, दिलीप सुराणा साहब चित्तौड़गढ़ वाले बैठे, ये भी मोदी भक्त थे किसी जमाने में। बहुत सारे लोग, बहुत साथी कहते थे कि साहब आप इतना कड़वा मत बोला करो, ऐसा सत्य मत बोलो कि मोदी ठग है, चोर है, बेईमान है, इसको सेना से प्यार नहीं है, राष्ट्र से प्यार नहीं है, ये केवल जुमलेबाज है। आप एक बार इसका धन्यवाद कर दो, अभिनंदन कर दो। इस कानून को बनाने के लिए तो सबका भुगतान कर देगा। मैंने वो भी किया साथियों, आपने सबने देखा 12 मार्च को ताल कटोरा स्टेडियम चंद दिनों में भर दिया। भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में पैर रखने को जगह नहीं बची थी, जिस दिन हम प्रधानमंत्री का धन्यवाद ज्ञापित कर रहे थे। लेकिन उस प्रधानमंत्री का दिल साथियों आपकी प्रशंसा, आपके झुकने से भी नहीं पसीजा। क्योंकि एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, सत्य है प्रकृति का सारी दुनिया में। कहा गया है कि जो हमलावर शक्तियां होती हैं, लुटेरे जो होते हैं, ठग होते हैं, जो अपराधी होते हैं, उनके समक्ष शरणागति स्वीकार करना संसार की सबसे बड़ी मूर्खता है। हमलावरों के समक्ष कभी नतमस्तक नहीं होना चाहिए, उनकी शरणागति स्वीकार नहीं करनी चाहिए, अन्यथा वो आपकी गर्दन काट देंगे, आपका पैसा सम्मान कभी आपको नहीं देंगे। हमसे ये मूर्खता हुई, भूल हुई कि हम उसके शरणागत हो गए आपका भुगतान दिलाने के लिए। लेकिन जैसे ही हमें एहसास हुआ कि ये हमारी गर्दन काट देगा, किसी का पैसा भी नहीं मिलेगा, तो हम फिर दोबारा से खड़े हो गए उनकी खिलाफत करने के लिए।